मिस्टर ओलंपिया, ये नाम सुनकर आपको कुछ बॉडी बिल्डर ज़रूर याद आ जाते होंगे, जैसे कि आर्नोल्ड, रॉनी, फिल हीथ, डोरियन, जे कटलर। ये तो ऐसे कुछ नाम हैं जो 7-8 बार ओलंपिया जीत चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें लोग अनक्राउड मिस्टर ओलंपिया कहते हैं, जो मिस्टर ओलंपिया तो कभी नहीं जीत पाए, लेकिन उनका नाम हमेशा मिस्टर ओलंपिया के साथ जोड़ा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स के बारे में जो कभी ओलंपिया टाइटल जीते के बिना भी बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड्स हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और लिस्ट में पहला नाम आता है। तो सबसे पहला नाम इस वीडियो में है टॉम प्लाट्स, द गोल्डन ईगल या फिर द क्वाडजिला। अगर बॉडी बिल्डिंग में किसी को लेग्स के लिए जाना जाता है तो वो टॉम प्लाट्स ही है। टॉम प्लाट्स ही थे वो जिन्होंने पहली बार इतने मैसिव और इतने अच्छे सेपरेटेड क्वाड्स दिखाए थे और लोगों को इंस्पायर किया था लेग ट्रेन करने के लिए भी। बॉडी बिल्डिंग के गेम को बिल्कुल बदल दिया था जब बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ अपर बॉडी पर ज़्यादा फोकस किया जाता था और उतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड लेग्स बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर नहीं दिखते थे। उस टाइम टॉम प्लाट्स ने बिल्कुल ही नया पैकेज शो किया और अपने क्वाड्स से बिल्कुल ही गेम को चेंज कर दिया। टॉम प्लाट्स के लेग्स पूरे स्टेज पे काफ़ी यूनिक और अलग लगते थे और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी करते थे। आज के उस दौर में जहाँ पे काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हाईटेक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, उस टाइम में भी टॉम प्लाट्स के अगर अभी लेग्स देखे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड दिखते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि टॉम प्लाट्स ने कितनी हार्ड ट्रेनिंग और कितनी अच्छी ट्रेनिंग की थी लेग्स के लिए अपने। और आज भी आप देखते होंगे इन्हें काफ़ी वीडियो में कि अपने एथलीट को ये ऐसा लेग ट्रेन करवाते हैं कि लोग इनसे दूर भागना चाहते हैं। जिम वाले बात ज़रूर जानते हैं कि जो मज़ा चेस्ट और बाइसेप ट्रेन करने में आता है, टॉम प्लाट्स को उससे ज़्यादा मज़ा लेग ट्रेन करने में आता था। लेकिन अगर हम बात करें कि ओलंपिया में टॉम प्लाट्स कहाँ स्टैंड करते थे, तो ये 1980 से लेकर 1986 पर ओलंपिया के स्टेज पर दिखे, जिसमें से इन्होंने कभी भी ओलंपिया का टाइटल जीता तो नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लोज आ चुके थे ओलंपिया टाइटल जीतने को 1981 में। लेकिन उस साल कुछ कंट्रोवर्सी हुई और पॉलिटिक्स से डिसीजन इन्फ्लुएंस होने के चलते टॉम प्लाट्स उस शो में थर्ड आए और विनर होते हैं उस साल आर्नोल्ड के क्लोज फ्रेंड फ्रैंको कोलंबो। इसके ऊपर एक वीडियो हमने पहले भी बना चुकी है जो हम ऊपर लिंक कर देंगे, बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ मिस्टर ओलंपिया। इसके बाद टॉम प्लाट्स को एक बाइसेप इंजरी हो जाती है जिसको उन्होंने सिर्फ एक सीक्रेट की तरह रखा था और अपने क्लोज फ्रेंड आर्नोल्ड को शेयर किया था, जो कि शायद उनके फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जस्ट जाकर तुरंत ही जजेस को ये बात बता दी और टॉम प्लाट्स को उनकी प्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिली अगले शो में। इसके बाद टॉम प्लाट्स की प्लेसिंग काफ़ी गिरती गई। 1982 में वो 6th आए, 1984 में 10th आए और उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट होती नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी टॉम प्लाट्स को आज लोग लीजेंड कहते हैं। मिस्टर ओलंपिया जीते बिना ही ये काफ़ी इंपैक्ट डाल चुके थे इस गेम में और अपना नाम एक बना चुके थे। अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट में अगले नंबर की, वो है नासिर अंसम बाटी। जर्मनी का ये बॉडी बिल्डर काफ़ी ज़्यादा फेमस था अपने साइज़ के लिए और उससे भी ज़्यादा ये फेमस थे अपनी कंट्रोवर्सी के लिए। नासिर के साथ एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड भी थे, जो कि आज के बॉडी बिल्डर्स के लिए काफ़ी रेयर है। ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशोलॉजी में, इसलिए इनका निकनेम भी पड़ चुका था द प्रोफेसर। लेकिन इन सब के बावजूद नासिर जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे वो थी इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से। ये डोनेट से लेकर ये जजेस तक को क्रिटिसाइज कर देते थे और नासिर बहुत ज़्यादा ही आउटस्पोकन थे। ये बिना ने किसी की परवाह किए हर वो चीज़ बोलते थे जो उनको फील होती थी। और जब भी इन्हें ऐसा लगता था कि स्पोर्ट में इनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई या बाकी एथलीट्स के साथ भी, तो नासिर इसे बिल्कुल ही ओपनली आकर कह दिया करते थे कि ओलंपिया का गेम फिक्स्ड है और यहाँ पॉलिटिक्स होती है, जिसका प्राइस उन्हें पे करना पड़ा। ये कभी भी ओलंपिया नहीं जीत पाए। यहाँ तक कि जिस चीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, 1997 का मिस्टर ओलंपिया अगेंस्ट डोरियन येट्स। डोरियन जो कि 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर हैं और वो उनका लास्ट ओलंपिया था 1997 में, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक पैकेज के साथ आए थे और नासिर अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में आए थे। लेकिन इसके बाद भी नासिर इस ओलंपिया को हार जाते हैं, जो कि बिल्कुल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड और काफ़ी रिग्ड डिसीजन था, जिसकी आज भी काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन ये बात गलत नहीं होगी कि अगर हम 1997 के मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स की जगह नासिर अंसम बाटी को कहें, क्योंकि ये साल नासिर ही डिजर्व करते थे जीतना और ये अभी अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट में अगले नाम की तरफ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अभी के इस एरा में, काई ग्रीन। जितने ज़्यादा फेमस फिल हीथ अपने 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया के लिए हैं, उससे ज़्यादा फेमस इनकी और काई ग्रीन की लड़ाई है। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने कम्पीट करते थे तो हर साल होती थी इनकी दोनों की कंट्रोवर्सी। You bloody fucking mother bloody fuck bitch! Bloody fuck you fucking bloody bastard! Bench और इतना ज़्यादा एग्रेशन हो जाता था कि स्टेज पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई होंगी जिसमें पता चलता था कि
काई ग्रीन कितने ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुके थे इस शो को जीतने के लिए, और वो स्टेज पर भी ये शो कर चुके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इनकी ओलंपिया प्लेसिंग्स के बारे में। तो 2010 में शायद इनका डेब्यू हुआ, जिसमें ये 7th प्लेस करते हैं मिस्टर ओलंपिया में। उसके बाद 2011 जिसमें फिल हीथ पहली बार जीते थे मिस्टर ओलंपिया, उसमें ये 3rd आए और रनर अप थे जे कटलर, जो कि जे कटलर का लास्ट ओलंपिया था। इसके बाद हमें वो देखने को मिला जो शायद रॉनी कोलमैन और जे कटलर के बैटल के बाद सबसे बड़ी बैटल मानी जाती है ओलंपिया में, काई ग्रीन वर्सेस फिल हीथ। 2012, 2013 और 2014 इन 3 साल में लगातार फिल हीथ ने काई ग्रीन को हरा दिया और काई ग्रीन लगातार 3 साल रनर रहे मिस्टर ओलंपिया के अंदर। Phil, give me 3 facts as to why Kai can't beat you on stage. 2011, 2012, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आते गए वैसे वैसे हर साल काई ग्रीन का इस रिजल्ट को अपोज करना बढ़ता ही गया। हर साल वो ये कहते थे कि इस डिसीज़न को भी रिग्ड कर दिया गया है और ओलंपिया के जजेस कभी काई ग्रीन को जीतने नहीं देंगे। इसका भी रीज़न वैसा ही था जैसा काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स के साथ हो चुका है कि काई ग्रीन की रेस और फिल हीथ का यूएसए से होना ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और काई ग्रीन को कभी भी फिल हीथ के रहते हुए जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आखिरी बार जब 2014 में काई ग्रीन दिखे तो ये 40 पाउंड ज़्यादा हैवी थे फिल हीथ से, जो कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता था और लोग ये कह रहे थे ऑफ स्टेज कि काई ग्रीन इस बार डिजर्विंग है मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीतते उस साल भी। इतना ज़्यादा अपना बेस्ट लाने के बाद भी जब काई ग्रीन को ऐसा लगा कि वो नहीं जीत सकते हैं तो वो बिल्कुल ही ओलंपिया को बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि काई ग्रीन किसी और भी वजह से इन्हें ओलंपिया ने ही बैन कर दिया था। जो कि इनके कुछ कंट्रोवर्शियल एक्शंस थे जिसकी वजह से ये अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे मिस्टर ओलंपिया को। और इसके बाद तो कन्फर्म ही हो गया था कि काई ग्रीन को कभी जीतने नहीं दिया जाएगा। तो काई ग्रीन लेकिन हमेशा फिर भी टीज़ करते रहे कि वो अगले साल आने वाले हैं, फिल हीथ को इस बार बीट कर देंगे और अपनी एक तरह से हाइप बनाए रहते हैं, जिससे उनको अटेंशन मिलता है और उनका बिजनेस भी अच्छा चलता रहता है। लेकिन हर बार साल के एंड में यही पता चलता था कि काई ग्रीन फैंस को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और वो कम्पीट नहीं करते हैं। 2014 ही उनका ओलंपिया पर लास्ट था। इसके अलावा काई ग्रीन ने आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट किया है जिसमें उन्होंने कई बार आर्नोल्ड क्लासिक को जीता है। लेकिन खुशखबरी काई ग्रीन के लिए ये है कि इन्होंने एक बार फिल हीथ को हराया भी है, लेकिन वो आर्नोल्ड क्लासिक में 2010 में इन्होंने फिल हीथ को बीट कर दिया था आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, और वो शायद इनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। लेकिन इसके बावजूद काई ग्रीन काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस बॉडी बिल्डर थे, ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट थे और इनकी फ़िज़ीक आज भी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है और लोग इन्हें एक तरह से लेजेंड या फिर अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉप 2 एथलीट्स की तरफ। बाकी नाम में तो कुछ लोग डाउट कर सकते हैं कि क्या ये अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया थे भी या नहीं, लेकिन अब जो 2 नाम आने वाले हैं, अगर अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया ये वर्ड किसी के लिए यूज़ किया जाना चाहिए तो ये बिल्कुल ही ये एथलीट है और मेजॉरिटी पब्लिक इस चीज़ से एग्री करेगी जो बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रही है। इसमें से पहला नाम आता है फ्लेक्स व्हीलर। फ्लेक्स व्हीलर काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर हैं और ये ओलंपिया में कम्पीट करने वाला हर एक बॉडी बिल्डर कहता था कि फ्लेक्स व्हीलर काफ़ी कंप्लीट बॉडी बिल्डर है और यहाँ तक कि मिस्टर ओलंपिया रोनी कोलमैन के सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर्स में से एक, इसीलिए इनको सुल्तान ऑफ सिमेट्रिक भी कहा जाता है। फ्लेक्स व्हीलर शायद फिल हीथ के बाद सबसे ज़्यादा जेनेटिकली गिफ्ट बॉडी बिल्डर थे। इनकी मसल की शेप, इनके जॉइंट्स के साइज, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था एक मिस्टर ओलंपिया टाइटल को जीतने के लिए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये रोनी कोलमैन और डोरियन येट्स के एरा में कम्पीट करते थे। तो फ्लेक्स व्हीलर ने मिस्टर ओलंपिया में 7 बार ट्राई किया, जिसमें से 3 बार रनर अप रहे। अपने कमाल के स्ट्रक्चर्स और प्रोपोर्शन के बावजूद भी ये सिर्फ रनर अप ही रह पाए थे मिस्टर ओलंपिया के अंदर। पहली बार ये रनर अप रहे 1993 में डोरियन येट्स के अगेंस्ट। 1993 के बाद डोरियन येट्स बिल्कुल ही डोमिनेट करते हैं और 1997 तक उन्हें कोई रिमूव नहीं कर पाता ओलंपिया के टाइटल से। इसके बाद फ्लेक्स व्हीलर की सबसे अच्छी फिजिक देखने को मिली 1998 और 1999 में। लेकिन फ्लेक्स व्हीलर, जब लोग ये कह रहे थे कि 1997 में डोरियन के रिटायर होने के बाद ओलंपिया का टाइटल बिल्कुल ओपन है और फ्लेक्स व्हीलर को कोई भी नहीं रोक सकता है इन्हें मिस्टर ओलंपिया जीतने से, तब अचानक से एक नया नाम सामने आ जाता है, द ग्रेट लेजेंड, द गोट रोनी कोलमैन। और रोनी कोलमैन 1998-1999 में फ्लेक्स व्हीलर के शायद सबसे बेस्ट लुक को भी बीट कर देते हैं। 93 में डोरियन से हारने के बाद अनफॉर्चुनेटली 1994 में फ्लेक्स व्हीलर का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते इन्होंने कुछ ओलंपिया मिस भी कर दिए। इसके बाद ये वापस आते हैं 1998 में। लेकिन 2000 में फ्लेक्स व्हीलर 3rd आते हैं और ये उस साल अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2002 में फिर से रिकम्पीट करते हैं और ये 7th पोजीशन लाते हैं मिस्टर ओलंपिया के अंदर। अब तक फ्लेक्स व्हीलर अपनी वो फिजिक
लॉस्ट कर चुके थे, जो ये शायद 1998 में और 1999 में शो कर रहे थे। इसके बाद फ्लेक्स व्हीलर दोबारा तो ओलंपिया के स्टेज पर वापस नहीं आते हैं एज अ ओपन बॉडी बिल्डर, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए 2017 में क्लासिक फिजिक में फ्लेक्स व्हीलर का कमबैक होता है। क्लासिक फिजिक जो उस टाइम की काफ़ी नई डिवीज़न थी और उस टाइम क्रिस बम्स्टेड भी नहीं रूल कर रहे थे। फ्लेक्स व्हीलर स्टेज पर दोबारा दिखे, लेकिन इनकी प्लेसिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही एज कर चुके हैं और ये 15 प्लेस पर आते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी अभी भी फ्लेक्स व्हीलर को लोग कहते हैं कि 1993 हो या फिर 1998, अगर उस दिन डोरियन या रोनी के जगह फ्लेक्स व्हीलर भी जीत जाते हैं तो ये गेम बिल्कुल ही बदल जाता और एक नई तरह की फिजिक को स्टैंडर्ड मान लिया जाता बॉडी बिल्डिंग में, और शायद मास मॉन्स्टर्स का एरा भी नहीं आता और काफ़ी ज़्यादा ही वेल बैलेंस्ड और स्मॉल वेस्ट वाली फिजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती। तो ये तो थी फ्लेक्स व्हीलर की कहानी। इसके बाद हम चलते हैं सबसे बड़े नाम, और जिनके ऊपर सारी दुनिया ये कहती है कि कम से कम ये एक मिस्टर ओलंपिया तो डिजर्व करते ही थे, और ये आज भी कहती है इतने मॉडर्न एरा होने के बावजूद भी। और उनका नाम है केविन लेब्रोनी, द मैरीलैंड मसल मशीन। ये शायद ऐसे बॉडी बिल्डर है जो शायद सबसे ज़्यादा सेकंड प्लेस पर आने वाले बॉडी बिल्डर है। अपने पूरे 11 साल के बॉडी बिल्डिंग करियर में सिर्फ ओलंपिया में इन्होंने 4 बार सेकंड प्लेस अचीव किया। इनके भी सेकंड आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये गलत एरा में कम्पीट कर रहे थे, डोरियन और रोनी के एरा में। तो इन सारे एथलीट को देखने से तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये 1997 और 1998 का ईयर कितना टफ और कितना हाई कंपीटिंग रहा होगा मिस्टर ओलंपिया की हिस्ट्री के अंदर, जहाँ 3 ऐसे लोग हैं ऑन स्टेज जहाँ लोग इन्हें कहते हैं कि ये अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया हैं। केविन लेब्रोनी 1992 और 1995 में रनर अप रहते हैं डोरियन येट्स के अगेंस्ट, और 2002 में फिर से ये सेकंड प्लेस पर रहते हैं अगेंस्ट रॉनी कोलमैन। तो इन्हें अनलकी बॉडी बिल्डर भी कह सकते हैं जब इतने बड़े बड़े लेजेंड के सामने जो कम्पीट कर रहा है और वो सेकंड ही आएगा, और तो आएगा नहीं। रॉनी और डोरियन को तो ये हरा नहीं पाते थे, लेकिन इसके अलावा भी इनका एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन हुआ करता था उस टाइम, खुद फ्लेक्स व्हीलर। इन दोनों की भी बैटल काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती थी। 4 बार आर्नोल्ड क्लासिक विनर फ्लेक्स व्हीलर को भी एक बार 1996 में केविन लेब्रोनी बीट कर चुके हैं आर्नोल्ड क्लासिक 1996 में। जब इनका डेब्यू हुआ था 1991 में, तो उस टाइम से भी इन्होंने माहौल बना दिया था कि केविन लेब्रोनी कभी ना कभी जाके मिस्टर ओलंपिया ज़रूर बनेंगे। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि एक आज नहीं तो कल एक नया मिस्टर ओलंपिया केविन लेब्रोनी हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1991 में जो NPC नेशनल्स कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें ऐसे ऐसे नाम को केविन लेब्रोनी ने बीट किया था जो आप सोच भी नहीं सकते। रॉनी कोलमैन, फ्लेक्स व्हीलर, क्रिस कॉर्मियर, ऐसे ऐसे बड़े नाम को अचानक से एक अननोन केविन लेब्रोनी आकर बीट कर देता है। उसके बाद से ही ये बिल्कुल ही हाइप बना चुके थे कि ये मिस्टर ओलंपिया जीत जाएंगे, लेकिन फिर से वही डोरियन और रॉनी ने शायद कितने ज़्यादा करियर्स को बर्बाद कर दिया। तो ये थी टॉप 5 की लिस्ट जो कभी मिस्टर ओलंपिया जीते तो नहीं, लेकिन वेल डिजर्विंग मिस्टर ओलंपिया थे। और ये बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड तब भी थे और आज भी है, और शायद इतने ज़्यादा लोगों को ये अभी भी इंस्पायर करते हैं जो शायद किसी मिस्टर ओलंपिया ने भी नहीं किया होगा। बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, उसको भी प्लीज़ जाके चेक करें और सब्सक्राइब करें कॉल ऑफ गेम्स को।